आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं हूं रचना बंसल। जब देश भर में कोरोना काल में लोगों की परेशानी बढ़ी हुई थी, जब आप और हम के साथ साथ शासन प्रशासन इस कोशिश में थे कि कोरोना की रोकथाम कैसे भी हो पाए, इस बीच ब्लैक फंगस की दस्तक ने अब दहशत को और बढ़ा दिया है। ब्लैक फंगस के केस कहां किस तरीके से बढ़ रहे हैं, इसकी रोकथाम के लिए क्या कुछ हो रहा है और कैसे इसका खतरा बढ़ जाता है। अगले 1 घंटे रहिएगा हमारे साथ, इस पर हम बात करेंगे। बड़े डॉक्टर्स का पैनल हमारे साथ जुड़ेगा, लेकिन उससे पहले बड़ी खबर, और जो कह सकते हैं कि राहत भरी खबर भी है। देश में कोरोना के कहर से बड़ी राहत अब देखी गई है, क्योंकि 40 दिन बाद पहली बार नए केस 2 लाख से नीचे हैं और ये कोरोना की दूसरी लहर में 2 लाख से नीचे वाला पहला दिन है। 24 घंटे में 1,96,427 नए केसेस सामने आए हैं, जबकि मौत हुई है 3,511 लोगों की। एक दिन में नए मरीजों से ज्यादा फिर से ठीक होने वाला आंकड़ा है और एक्टिव केसेस की संख्या अब देश में हो गई है 26 लाख से नीचे। अब ऐसे में जब 2 लाख से नीचे ये आंकड़ा पहुंचा है, तो तेजी से कोशिशें और भी आपकी और हमारी तरफ से होनी चाहिए। शासन प्रशासन की तरफ से पहले से लोगों को अवेयर करने का काम चल रहा है, स्वास्थ्य व्यवस्था बेहतर करने की भी कोशिशें जारी हैं। इस बीच 1,95,000 से ज्यादा केस 24 घंटे में सामने आए, जबकि 3,511 लोगों की जान गई है। लेकिन इसी बीच आफत और बढ़ गई है ब्लैक फंगस की वजह से, जब देश के 19 राज्यों में ब्लैक फंगस की महामारी फैली है। गुजरात, महाराष्ट्र, यहाँ ब्लैक फंगस के केसेस सबसे ज्यादा हैं। गुजरात में ब्लैक फंगस के 2,165 केस सामने आए हैं, जबकि महाराष्ट्र में 1,188 केस सामने आए हैं। उत्तर प्रदेश जहां 663 केस सामने आए, मध्य प्रदेश 590 और हरियाणा में 339 केस ब्लैक फंगस के सामने आए हैं। एक तरफ रिकवरी रेट बेहतर हो रहा है कोरोना में, लेकिन दूसरी तरफ कोरोना के पेशेंट्स में ही ज्यादातर इम्यूनिटी कम होने की वजह से ब्लैक फंगस के केसेस ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। और खतरा इसलिए ज्यादा बड़ा है क्योंकि ब्लैक फंगस कोरोना से भी खतरनाक कहा जा रहा है। इस बीच कोरोना संकट के बीच अब देश में म्यूकोमाइकोसिस यानी कि ब्लैक फंगस अपने पांव पसार चुका है। देश में अब तक ब्लैक फंगस के 9,000 से ज्यादा केस सामने आ चुके हैं। सिर्फ इतना नहीं, ब्लैक और व्हाइट फंगस के बाद अब देश में येलो फंगस का मामला भी सामने आया है और ये मामला गाजियाबाद में देखा गया है। यहाँ 35 साल के एक डायबिटिक मरीज में इसके लक्षण मिले। वहीं डॉक्टर्स कह रहे हैं कि इससे घबराने की जरूरत नहीं है, इस तरह के फंगस पर्यावरण में पहले से ही मौजूद हैं। इस बीच गुजरात और महाराष्ट्र में चिंता सबसे ज्यादा है, केस सबसे ज्यादा है। इसके अलावा राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश समेत 19 राज्य अब ऐसे हो गए हैं जहां ब्लैक फंगस के 9,520 से ज्यादा केस सामने आए हैं, जबकि इस बीमारी की वजह से 250 लोगों की मौत हो गई है। लेकिन सरकारी आंकड़ों के मुताबिक देश में ब्लैक फंगस के 8,848 केस हैं, जबकि जमीनी हकीकत कुछ और ही है। और अब जब ब्लैक फंगस, फिर व्हाइट फंगस और येलो फंगस का खतरा लोगों की नजर में आ रहा है, तो लोगों में दहशत भी इस बात को लेकर है कि कहीं उन्हें ये फंगस का संक्रमण तो नहीं हो जाएगा। इसको लेकर भी हम ज्यादा जानकारी जुटाएं, लेकिन पहले बड़ी खबर, ब्लैक फंगस से निपटने के लिए केंद्र सरकार पूरी तरह से तैयार दिख रही है, मुस्तैद दिख रही है। इस बीच एम्फोटेरिसिन बी इंजेक्शन का आयात करने की बात कही जा रही है, जो कि ब्लैक फंगस के इलाज में कारगर है। एम्फोटेरिसिन बी की 9 लाख खुराक के आयात की तैयारी हो गई है। इस बीच एम्फोटेरिसिन बी की 50,000 खुराक देश को मिल गई हैं, ऐसी भी जानकारी मिल रही है। और किसी भी तरह से खतरा बढ़े नहीं, दवा की कमी ना हो, इस बात को सुनिश्चित करने की तैयारी केंद्र सरकार की तरफ से पहले से हो रही है। और ये कहा जा रहा है कि जो इंजेक्शन एम्फोटेरिसिन बी, जिसका इस्तेमाल ब्लैक फंगस के इलाज में हो रहा है, उसके आयात की भी तैयारी है और 50,000 खुराक तो मिल भी गई है देश को। अब ऐसे में कहीं भी इंजेक्शंस की कमी ना रह जाए, दवा की कमी ना रह जाए, क्योंकि कोरोना काल में हमने देखा जिस तरीके से केसेस बढ़े, ऑक्सीजन की कमी देखी गई, दवा की कमी देखी गई, इंजेक्शंस की कमी देखी गई और हॉस्पिटल में बेड्स की कमी भी देखी गई। उसी गलती से सीख लेते हुए ब्लैक फंगस से निपटने के लिए इंतजाम पहले से किए जा रहे हैं। इस बीच एम्स के निदेशक डॉक्टर गुलेरिया ने कहा है कि ब्लैक फंगस कोरोना की तरह एक से दूसरे व्यक्ति को नहीं फैलता है, ये कम्युनिकेबल डिजीज नहीं है। कोरोना की चपेट में आ चुके डायबिटीज से पीड़ित लोगों को ये फंगल इन्फेक्शन होने का खतरा ज्यादा है, साथ ही जिनकी इम्यूनिटी कमजोर है उनमें इसके फैलने की आशंका ज्यादा है। एम्स के डॉक्टर डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया ने सोमवार को ये जानकारी दी।
देखा जाता है। और जो फंगल इन्फेक्शन है, जैसे मैंने बात किया क्रिप्टोकोकस की, HIV पेशेंट्स में वो ज़्यादा देखा जाता है। अभी इस दौरान इतना ज़्यादा उसके केसेस नहीं है। तो ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर हम बात कर रहे हैं तो इट्स बेटर कि हम यूज़ करें करेक्ट नेम, क्योंकि ये कन्फ्यूजन हो जाता है। क्योंकि कई दफ़ा कुछ एरियाज़ में अगर फंगस ग्रो करे तो उसका कलर अलग लग सकता है, और उसको आप एक ही फंगस को अलग अलग कलर के नाम से लेबल करने से कन्फ्यूजन हो सकता है। ज़्यादातर अभी जो देखा जा रहा है वो म्यूकरमाइकोसिस है, ओकेजनली कैंडिडा इन्फेक्शन और एस्परजिलस इन्फेक्शन लंग्स में पाया जा रहा है। जैसे मैंने पहले भी कहा था, म्यूकर जो है एक फंगस इन्फेक्शन है जो मेनली सॉइल में देखा जाता है, एनवायरनमेंट में है, और इट इज़ नॉट अ कम्युनिकेबल डिजीज, यानी कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को वैसे नहीं फैलता है जैसे कोविड फैलता है। तो अगर एक व्यक्ति जिसको म्यूकरमाइकोसिस है वो और किसी व्यक्ति के साथ बैठा है तो ऐसा नहीं है कि उसको फंगल इन्फेक्शन उससे फैल जाएगा। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। दूसरा ये समझना ज़रूरी है कि ये जो फंगल इन्फेक्शन है 90 to 95% जो पेशेंट्स हैं जिनमें पाया गया है उनमें या तो डायबिटीज़ है या साथ में स्टीरॉयड यूज़ किया गया है। जिन लोगों को डायबिटीज़ नहीं थी या जिन लोगों को स्टीरॉयड्स नहीं दिए गया उसमें ये बहुत रेयरली देखा गया है। इट इज़ नॉट अनकॉमन। कई दफ़ा लोग ये कहते हैं कि ऑक्सीजन के साथ ये है, लेकिन इसका लिंक है, लेकिन कई पेशेंट्स ऐसे भी हैं जो घर पे इलाज कर रहे थे जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ी, घर पे उन्होंने स्टीरॉयड्स ले लिए और शुगर उनकी कंट्रोल नहीं हुई, उनमें भी म्यूकरमाइकोसिस देखा गया है जो हॉस्पिटल में एडमिट भी नहीं हुए। तो एडमिशन एंड ऑक्सीजन is not one factor which is definitely linked with this. हाइजीन रखना तो वैसे भी ज़रूरी है, स्पेशली जिनको डायबिटीज़ है, क्योंकि अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन उनमें ज़्यादा है। तो जनरल हाइजीनिक मेजर जो हम पहले से कह रहे हैं कि रेगुलर वॉशिंग ऑफ हैंड्स, अगर आप कोई ऑक्सीजन यूज़ कर रहे हैं तो उसकी ट्यूबिंग प्रॉपरली क्लीन हो, जो पानी यूज़ करते हैं ह्यूमिडिफिकेशन के लिए आइडियल सिचुएशन में अगर वो स्टेराइल वाटर हो तो वो बेटर रहेगा। दूसरा इम्पॉर्टेंट इशू ये है कि ये समझना कि म्यूकर के लक्षण क्या हैं। अभी तक हमने जो देखा है, जो हमारे हॉस्पिटल में हमने देखा है कि मेजॉरिटी हमारे पेशेंट जो हैं उनको म्यूकर अर्ली स्टेज में हो रहा है, तब अभी वो कोविड पॉजिटिव ही हैं। ये एक चैलेंजिंग सिचुएशन होती है क्योंकि आपको जिनको म्यूकरमाइकोसिस है उनकी ट्रीटमेंट जो है वो लंबे टाइम के लिए चलती है। तो शुरू में आप उनको वो कोविड पॉजिटिव रहते हैं। 80% जो हमारे पेशेंट दाखिल हैं वो अभी भी कोविड पॉजिटिव हैं, तो वो कोविड एरिया में है। उधर डॉक्टर्स और वैज्ञानिकों का मानना है कि सस्ते सैनिटाइजर से भी ब्लैक फंगस हो सकता है। साथ ही हाइजीन का पालन न करना, स्वेटिंग और क्लीनिंग न होने से भी फंगस हो सकता है। सैनिटाइजर और इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन इसको बढ़ाने में जिम्मेदार हैं। कोई अलग से बीमारी नहीं है, बल्कि ये हमारे हाइजीन से जुड़ा हुआ मसला है। मूलतः यह मृत कोशिकाओं की साफ सफाई से जुड़ा मामला है। तो साफ सफाई बहुत ज़रूरी है और इसमें कई चीज़ें कैटलिसिस का काम करती हैं। जैसे कि अगर हमारा मास्क लगा हुआ है और हम ऑक्सीजन की इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन की सप्लाई कर रहे हैं और जो मॉइस्चर नाक के अंदर से जा रहा है फेफड़ों तक, फिर वो वापस आता है और काफ़ी समय तक लगातार अगर वो रस वापस आता रहे तो एक पपड़ी की तरह जमने लगती है, जिसके कारण कोशिकाएं डेड होती हैं और उन कोशिकाओं के ऊपर फंगस ग्रो करने लगता है। इसीलिए आपको अगर मिथेनॉल या इस तरह की कोई प्रॉब्लम होती है तो तुरंत क्लीनिंग बहुत ज़रूरी है। और इसीलिए स्प्रे सैनिटाइजर से बहुत बच के रहने की ज़रूरत है, क्योंकि स्प्रे सैनिटाइजर अगर शरीर के आसपास के हिस्सों पर, स्पेशली मुंह के आसपास अगर स्प्रे कर दिए जाएं और मिथेनॉल और इथेनॉल का एक थोड़ा सा हिस्सा भी आँख की कोशिका जैसे रेटिना के आसपास या नाक या कान के अंदर चला जाता है, तो वो वहाँ पर सेल को डेड करता है और प्रोटीलिसिस के थ्रू वहाँ फंगस ग्रो होने लगते हैं। देशों में जहाँ पे काफ़ी कोविड था वहाँ म्यूकरमाइकोसिस ज़्यादा दिखाई नहीं दिया। इसके कारण काफ़ी है। एक तो भारत में हम इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन इस्तेमाल कर रहे हैं जो शायद प्यूरिफिकेशन इतना एडिक्वेट नहीं है। दूसरा, जो ऑक्सीजन देते हैं यूनिफाइड ऑक्सीजन देते हैं, जो बॉटल के अंदर हम पानी रख के उसके थ्रू देते हैं। शायद ऐसा भी हो कि हम टैप वाटर इस्तेमाल कर रहे हैं या बॉटल्स ठीक तरह से स्टेराइल नहीं हो रहे हैं। नॉर्मली ऐसा होता है कि स्टीरॉयड का इस्तेमाल कोविड के दूसरे हफ्ते में किया जाता है। आप भारत में देखेंगे तो फैमिली फिजिशियंस या
पेरिफेरी में लोग पहले या दूसरे दिन से स्टेरॉइड चालू कर देते हैं, जिसके अभी साइड इफेक्ट दिख रहे हैं। शरीर की प्रतिकार शक्ति कम होती है, नॉन डायबिटिक या बॉर्डरलाइन डायबिटिक आदमी का शुगर बढ़ता है और इसकी वजह से म्यूकोर का अटैक शरीर में होता है। ये बहुत खतरनाक बीमारी है। शुरुआत होती है काफी बार नेजल साइनस में, फिर फैलता है आंख में और फिर ब्रेन में, और इसकी वजह से ये फंजीमिया और ये थ्रोम्बाई होते हैं, छोटे ब्लड क्लॉट होते हैं, जिसकी वजह से आंख की नजर चली जाती है और ब्रेन में भी जल्दी फैलता है। गंगाराम अस्पताल के डॉक्टर्स का ब्लैक फंगस को लेकर क्या कुछ कहना है, ये भी आपको समझना जरूरी है। तो पेशेंट को थोड़ा करके हम अभी तो यही करना पड़ेगा, क्योंकि किसी को ऐसा ना हो कि फुल डे है दूसरे को 0 मिले, वो भी नहीं कर सकते। तो ये थोड़ा कर रहे हैं एंड वी आर कीपिंग अवर फिंगर क्रॉस्ड एंड होप कि मेडिकेशन जल्दी सारे अवेलेबल हो जाए तो कम से कम रिजल्ट कुछ बेटर और भी बेटर हो जाएंगे। कोरोना केसेस में कमी है, लेकिन ब्लैक फंगस के केसेस का बढ़ना चिंता पैदा कर रहा है और इसी पर डिटेल जानकारी हम तक पहुंचाएंगे। हमारे साथ एक्सपर्ट डॉक्टर्स का पैनल जुड़ गया है। हमारे साथ हैं डॉक्टर विवेक गुप्ता, एचओडी कार्डियोलॉजी अपोलो से, और हमारे साथ हैं डॉक्टर मनोज कुमार, डायरेक्टर मैक्स हॉस्पिटल से। आप दोनों का ही बहुत स्वागत है। डॉक्टर विवेक, जैसे हम कोरोना में देख रहे थे, हर दिन के साथ केसेस बढ़ रहे थे और उसके रीजंस भी सामने आ रहे थे, यही ब्लैक फंगस में हो रहा है। लेकिन जो आम लोग हैं वो बड़े कंफ्यूज हो गए हैं। शुरुआत में कहा जा रहा था इम्यूनिटी कम होगी तो ब्लैक फंगस अटैक करेगा, फिर कहा गया स्टेरॉइड्स दिए गए कोरोना पेशेंट्स को, इस वजह से ब्लैक फंगस का खतरा है। अब तो ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस, येलो फंगस, ये सभी केसेस सामने आ रहे हैं। और अब सैनिटाइजर की बात, मास्क की बात, आम लोग करें तो क्या करें, किन बातों का ख्याल रखें? लेकिन बहुत पैनिक करने की जरूरत भी नहीं। जब कोरोना वेव 1 आई, फिर वेव 2 आया, तो वेव 2 में बहुत ज्यादा मौतें हुई, बहुत डेथ्स हुई। हम लोग सब घबराए हुए हैं, खास करके पब्लिक के लोग जो मेडिकल लाइन के नहीं है उनको ज्यादा चिंता हो जाती है। मैं तो ये कहूंगा कि सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो बातें हैं, 8000 केसेस हो चुके हैं और ब्लैक फंगस, फिर व्हाइट कैंडिडाइसिस, फिर येलो फंगस का 1-2 केस अभी गाजियाबाद में देखे हैं। सारे फंगल इन्फेक्शन का सिमिलर ट्रेंड होता है। फंगल इन्फेक्शंस अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन है और सारी चीजें जो आपने बताई हैं सारी इंटरलिंक्ड है। डायबिटीज, अनकंट्रोल्ड ब्लड शुगर में बॉडी की इम्यूनिटी कम होती है और फंगस को एक अपॉर्चुनिटी मिलती है ग्रो करने की। फंगस हर जगह अवेलेबल है, हर जगह मतलब मात्रा में हर जगह है, इंक्लूडिंग एटमॉस्फेयर। हवा में भी स्पोर्स आ सकते हैं। वैसे मोड्स कहते हैं नमी की जगह या सड़ी हुई सब्जी या तो जहां पे गंदगी होगी, हाइजीन पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं होगी, वहां पे फंगस ग्रो करेगा। अब बॉडी जिसकी इम्यूनिटी कम है, तो कोरोना की ये बात पक्की हो गई है कि कोरोना जो वेव 2 है उसमें बॉडी की इम्यूनिटी बहुत ज्यादा कम कर देता है ये वाला वायरस, जो कि म्यूटेंट स्ट्रेन है। वेव 1 का जो वायरस था बॉडी की इम्यूनिटी इतनी कम नहीं करता था, इसीलिए देखा गया है कि इवन ब्लड शुगर 300 या 400 के आसपास है, जो कि नॉर्मल केसेस में बॉडी टॉलरेट कर लेती है, उनको फंगल इन्फेक्शन हो रहा है। साथ साथ स्टेरॉइड का यूज ज्यादा करना पड़ा, ऐसा नहीं है कि स्टेरॉइड अननेसेसरी यूज हुआ है। कुछ केस में हम मान सकते हैं कि पब्लिक ने या फिजिशियन ने ओरल स्टेरॉइड जल्दी शुरू कर दिए हों, लेकिन क्योंकि वायरस इतना विरुलेंट है इस बार का, तो इसमें बहुत मजबूरी में लाइफ सेविंग मेडिसिन के रूप में स्टेरॉइड इस्तेमाल किया गया। अब बॉडी की इम्यूनिटी, जो मैं सोचता हूँ, बॉडी की इम्यूनिटी बहुत ज्यादा कम हुई। स्टेरॉइड तो ठीक है, इट इज यूज है, डायबिटीज भी हो सकता है, ब्लड शुगर भी हो सकता है, लेकिन वायरस इटसेल्फ is causing so much of decreasing immunity कि फंगस has a more chances to grow। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि मैं आपको एक अपना पर्सनल उदाहरण देना चाहता हूँ। हमारे बहुत खास दोस्त इलाहाबाद के सीनियर रेडियोलॉजिस्ट, दैट वाज द फर्स्ट फंगल केस डिटेक्टेड इन इलाहाबाद, ही वाज शिफ्टेड टू एसजीपीजीआई, लेकिन डायग्नोसिस नहीं हो पाई। जब शुरुआती दौर में डॉक्टर्स के लिए भी बहुत बड़ा एक चैलेंज होता है कि सबसे इम्पोर्टेंट उनको जो हुआ, लैक ऑफ स्ट्रेंथ, आंख सूज गई बाद में। तो सबसे इम्पोर्टेंट सिम्टम हम बताना चाहेंगे पब्लिक के लिए, फिजिशियंस के लिए भी, कि टोटल लैक ऑफ एनर्जी और फीवर तो आता ही है। वो ऐसे थे कि वो अपना मोबाइल भी पकड़ते थे और पकड़ नहीं पा रहे थे। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट अर्ली सिम्टम है जो कि फंगल इन्फेक्शन हो सकता है, क्योंकि बॉडी की इम्यूनिटी ऑलरेडी पुअर है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन चल ही रहे हैं, उसको वायरल इन्फेक्शन चल रहा है, तो फंगल भी हो जाएगा। तो टोटल लॉक ऑफ एनर्जी, स्ट्रेंथ, बाकी तो पता ही है आपको, सूजन आ जाना या ब्लैक कलर का डिस्कलरेशन देखना, या आंखों में सूजन आ जाना, या एक आंख से दिखाई कम दे जाना, या ब्लाइंडनेस हो जाना, दे आर लेट सिम्टम्स। डेथ क्यों हो रही है? डेथ इसीलिए हो रही है कि वी आर नॉट एबल टू ट्रीट देम अर्ली। और सबसे बड़ी मार तो इससे हो गई कि जो इसकी रामबाण है, एम्फोटेरिसिन बी,
देखिए एम्फोटेरिसिन भी बहुत ही अच्छी दवा है, लेकिन इसका उपयोग इतना ज्यादा जरूरत पड़ गई। नॉर्मली बहुत कम यूज होता था, हमारे अस्पताल में भी एम्फोटेरिसिन भी वाज बीइंग यूज्ड 1 in 100 पेशेंट्स। तो ऐसे कंडीशन में जब हुआ तो हम लोग को दिक्कत आई। तो ऐसे हम लोग को ये इसलिए अभी देखने की जरूरत है कि अर्ली डायग्नोसिस करेंगे, ट्रीटमेंट अर्ली करेंगे तो पेशेंट जल्दी ठीक होगा। ठीक है डॉक्टर मनोज, एक बात, चूंकि कोरोना से जो रिकवर होते हैं पेशेंट्स, कहा जाता है कि एंटीबॉडीज डेवलप हो जाती हैं, फिर कुछ दिन तक, 1 महीना 2 महीना 3 महीने तक कम से कम वो सिक्योर रहते हैं, उन्हें कोरोना का इन्फेक्शन दोबारा नहीं होता, ऐसा माना जा रहा था। अगर एक तरफ एंटीबॉडीज डेवलप हो जाती हैं तो क्या हम ये ना समझें कि इम्यून सिस्टम मजबूत हो गया है, क्योंकि कोरोना रिकवरी के बाद ही ब्लैक फंगस के केस सामने आ रहे हैं। दूसरा एक सवाल इसी में मैं ऐड करना चाहूंगी, चूंकि रिकवरी रेट हिंदुस्तान का बहुत बेहतर रहा है, हमने फर्स्ट वेव में भी देखा, और जब रिकवरी रेट बेहतर है, इम्यूनिटी बेहतर है, तो फिर ब्लैक फंगस हिंदुस्तान में ही क्यों? बाकी देशों में तो ऐसे केसेस आए नहीं। जी रचना जी, मैं सबसे पहले तो कहूं कि जो इसमें ह्यूमोरल इम्यूनिटी है, जो एंटीबॉडीज बनती है, वो स्पेसिफिक वायरस के अगेंस्ट बनती है, ये हर ऑर्गेनिज्म के लिए नहीं बनती है। तो ये 3 महीने तक आपको कोविड का दोबारा इन्फेक्शन नहीं होगा, इसकी तो वो गारंटी देती है। समय और ज्यादा भी हो सकता है, बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपने पूछी कि भारत में क्यों ज्यादा हो रहा है, इसमें 2-3 फैक्टर हैं। बहुत सारी चीजें मैं आपको डिस्कस करूंगा। एक तो कि हमारे यहाँ डायबिटीज का जो ओवरऑल प्रिवेलेंस है वो करीब 12% के आसपास है। 7.5 करोड़ हमारे यहाँ डायबिटिक्स हैं, और हमने ये भी देखा है कि 95% पेशेंट्स जिनको ब्लैक फंगस हुआ है वो डायबिटिक हैं। तो एक तो डायबिटीज का प्रिवेलेंस ज्यादा है। जहां तक डॉक्टर गुप्ता ने भी आपको कहा कि स्टेरॉइड्स तो इसमें काफी इंपॉर्टेंट ड्रग है और जुडिशियस यूज होना चाहिए, बट कुछ लोगों ने प्रिस्क्रिप्शन कॉपी करके और थोड़े लंबे समय तक दिया, वो भी एक वजह रही। बट मैं आपको एक चीज और कहूं कि बहुत सारे जो दवाइयां हैं जो बिल्कुल ऐसे लगती है कि हानि रहित होगी या इससे कोई इफेक्ट नहीं होगा, जैसे अभी जिंक की बात भी उठ के आ रही है कि जिंक से भी हो सकता है कि बढ़ रहा हो, फेरिटिन का हाई लेवल भी वायरस को ग्रो करने देता है। तो ये बेसिक नहीं, ये फंगस को ग्रो करने देता है। तो फंगस जो है ये बेसिकली एक अपॉर्चुनिटिक इन्फेक्शन है जैसा बताया, बट सबसे इंपॉर्टेंट है इसके लिए एक ट्रीट शब्द बोलता हूं कि जो आपका जो लीजन है, टारगेट लीजन आइडेंटिफिकेशन अर्ली होना चाहिए और एग्रेसिव ट्रीटमेंट होना चाहिए। निश्चित तौर पर एम्फोटेरिसिन बी जो है इसके लिए रामबाण है, लाइपोसोमल एम्फोटेरिसिन बी इसकी ड्रग ऑफ चॉइस है, बट अनफॉर्चुनेटली इस दवा की यूज हमारे यहाँ इतनी कम होती थी आईसीयू में सीरियस फंगस इन्फेक्शन में और लेशमैनियासिस या जिसको काला जार बोलते हैं, उसके अलावा इसके इंडिकेशंस कम थे। तो एक्यूटली शॉर्टेज हो गया। सरकार कोशिश कर रही है कि इसको प्रोडक्शन को रैंप अप किया जाए, साथ में ये भी कोशिश हो रही है कि जो अभी जो तत्काल की जो कमी है उसको बाहर से इंपोर्ट करके एम्फोटेरिसिन किया जाए। और मेरा कहना है कि ये जो है एक मल्टीफैक्टोरियल प्रॉब्लम है, इंक्रीज इंसिडेंस ऑफ डायबिटीज, इम्प्रॉपर यूज ऑफ स्टेरॉइड्स और कुछ ऐसे कोमॉर्बिड पेशेंट जिनको पहले से कुछ इम्यून मॉड्यूलेटर चल रहा है, ल्यूकेमिया है या किसी भी तरह की जो है ट्रांसप्लांटेड पेशेंट्स हैं, इन लोगों में ज्यादा होने की संभावना होती है। ये फंगस जो है ये यूबिक्विटस है, ओमनी प्रेजेंट है, टीनिन में भी मिल सकता है, मिट्टी पे भी मिल सकता है, सड़े गले फल पे भी मिल सकता है। ये बात क्लियर है कि इसका पर्सन ट्रांसमिशन नहीं होता है, ये नॉन कंटेजियस डिजीज है। मुझे लगता है कि ह्यूमिडिटी को ठीक से कंट्रोल किया जाए और जहां तक हो सके आपको अपनी जो हाइजीन है उसको ठीक रखनी होगी। गद्दे में भी ह्यूमिडिटी होती है। कभी कभी क्या हुआ है कि अस्पताल में बहुत केयरलेसनेस हुई, जहाँ लोगों का सॉइल्ड रहा, लिनेन बहुत देर तक लोग उस पर लेटे रहे, ये सब कारण है। एक कहिए कि ओवरऑल हाइजीन का जो स्टेटस है वो भी आपको बताता है कि आपकी कितनी संभावना फंगल। हालांकि जितना कोशिश लोगों की रही हाइजीन का ख्याल रखा, लेकिन पिछले दिनों हमने देखा क्या बदहाली थी अस्पतालों की और जरूरी इंतजाम ही नहीं थे, हाइजीन तो बहुत दूर की बात है। डॉक्टर विवेक, जैसे कि डॉक्टर मनोज ने कहा कि 3 महीने या फिर उससे ज्यादा कोविड रिकवरी के बाद कम से कम कोरोना का इन्फेक्शन नहीं होता। ब्लैक फंगस केसेस कोरोना पेशेंट्स में बहुत ज्यादा देखने को मिले हैं। ब्लैक फंगस का खतरा कितने दिन तक बना रहेगा? जब वो समय बीत जाए तो कम से कम कोरोना पेशेंट ये समझे कि अब ब्लैक फंगस नहीं होगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है और कुछ हमने खबरें ऐसी भी पढ़ी हैं, कुछ पेशेंट्स जो बिल्कुल ठीक हो गए और कोविड नेगेटिव हो गए, उसके बाद भी उनको ब्लैक फंगस की बीमारी 2 हफ्ते या 3 हफ्ते बाद देखी गई। ये बहुत ही विचलित करने वाला एक
ये विषय है, क्योंकि डॉक्टर्स के कई बार ऐसी चीजें होती हैं जो हम लोग को सोचने को मजबूर करता है। ऐसे केसेस बहुत रेयर होंगे, पहली बात तो ये है। ये रेयर होंगे क्यों? अगर किसी की बॉडी की इम्यूनिटी बहुत लो चल रही है। देखिए, होता केवल इम्यूनिटी से है। बेसिक सिंपल क्वेश्चन ये है कि पेशेंट्स की अगर इम्यूनिटी लो कंटिन्यूअस चल रही है बिकॉज ऑफ आइदर पोस्ट वायरल सिंड्रोम और इट कुड बी बिकॉज ऑफ अनकंट्रोल्ड डायबिटीज, और हो सकता है वो कुछ इम्यूनोसप्रेशन दवाइयां खा रहे हों, खास करके जो किडनी के ट्रांसप्लांट पेशेंट होते हैं, या कीमोथेरेपी हो रही हो कैंसर की, या हो सकता है कि ब्लड का ल्यूकीमिया हो। लेकिन अगर एक स्वस्थ व्यक्ति है और यंग है, उसकी ब्लड शुगर कंट्रोल्ड है, तो चांसेस ऑफ म्यूकोरमाइकोसिस ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि एक बार स्वस्थ होने के बाद, कोरोना नेगेटिव होने के बाद भी हर पेशेंट को, हर व्यक्ति को अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए बिना पैनिक करे, बिना पैनिक करे। कई एक पेशेंट का मेरे पास कल फोन आया, 23 साल का था, कि हमको लग रहा मुझे चेहरा सूज रहा है, मेरी डेथ तो नहीं हो जाएगी? इस क्वेश्चन वो सिंपल, मेरी डेथ तो, हमने क्या कह रहे हो? नहीं, मेरी डेथ ना हो जाए इसलिए मैं आपको डर के मारे फोन कर रहा हूँ, मैं आपको अपॉइंटमेंट लेना चाहता हूँ। तो दिस पैनिक जो क्रिएट हो रहा है वो बहुत ही अच्छा नहीं है। तो मैं फिर भी कहूंगा अपने सारे पेशेंट्स को, अपने सारे दोस्तों को, कि ये फंगस पोस्ट कोरोना विल बी वेरी लिमिटेड, उन्हीं में होगा स्पेशल, जिसमें कैंसर या कीमोथेरेपी की दवा या ल्यूकीमिया या ब्लड इम्यूनोसप्रेशन मेडिसिन चल रही हो, किसी और बीमारी, यानी कोमॉर्बिडिटी अगर है तो आपको ज्यादा करना पड़ेगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात, जैसे मनोज ने कहा, डॉक्टर मनोज ने भी, कि हाइजीन अगर रखेंगे, और जो सैनिटाइजर की बात आपने पहला क्वेश्चन किया था, कि बैड क्वालिटी ऑफ सैनिटाइजर इज इट हार्मफुल? अब होता क्या है, सैनिटाइजर क्या करता है? सैनिटाइजर सबसे पहले वायरस को खत्म कर देता है जब आप हाथ क्लीन करते हैं, साथ साथ फंगस को भी खत्म करता है। तो बैड क्वालिटी मतलब है कि यू आर हैविंग ए फॉल्स सेंस ऑफ एश्योरेंस। आपने सैनिटाइजर तो लगा लिया, लेकिन उसका काम नहीं हुआ, आप सोचे कि मैं तो ठीक हो गया इसलिए। तो बैड क्वालिटी सैनिटाइजर इज नॉट गिविंग राइज टू फंगल इन्फेक्शन। लेकिन अगर गंदे पानी में सैनिटाइजर डाल दिया, उसके फंगल इस पर खुद आ गए हाथ में, तो इट कैन बी डेंजरस। इसलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बी वेरी क्लियर कि जब ज्यादा जरूरत होती है, ज्यादा सामान की जरूरत होती है, तो कुछ खराब क्वालिटी के भी आते हैं, तो उसको ध्यान देना जरूरी है। तो सोप एंड वाटर स्टिल द बेस्ट। whenever you go out, और आपको लगता है हर 1-2 घंटे पे आप सोप से और वाटर से क्लीन कर लें, उसके बाद सैनिटाइजर लगा लीजिए तो ज्यादा ठीक रहेगा। घबराने की जरूरत नहीं है, इलाज है। एम्फोटेरिसिन भी जैसी आ जाएगी, पोकाजोनाजोल, दूसरी एक और दवाइयां हैं जो कि इफेक्टिव है, उतनी पूरी तरीके से इफेक्टिव नहीं, वो ओरल टैबलेट्स भी हैं। जब तक एम्फोटेरिसिन ना मिले तब तक मैं अपने फिजिशियन साथियों से कहूंगा कि दूसरी पोकाजोनाजोल दवा जो है उसको ओरल टैबलेट्स और इंट्रावीनस इज बेटर, उसका इस्तेमाल करें। और साथ साथ इंट्रावीनस विटामिन सी। अभी जिंक पे तो क्वेश्चन मार्क लग गया है कि जिंक एज इम्यूनिटी बूस्टर, लेकिन जिंक जो है ये देखा गया है कुछ स्टडीज पुराने समय में, अब खोज के हम लोग स्टडी भी निकाल रहे हैं कि जिंक से होता है क्या, इट मेक्स फंगल ग्रोथ मोर इजियर। तो अब विटामिन सी को इंट्रावीनस फॉर्म जो होता है 2.5 से 5 ग्राम पर डे, उसका इस्तेमाल करें। दैट इज ए वेरी हाईली पोटेंट इम्यूनिटी बूस्टर इफेक्ट। और अगर आईसीयू के अंदर किसी पेशेंट को हो रहा है म्यूकोरमाइकोसिस, तो मैं अपने साथियों से कहूंगा कि जब तक एम्फोटेरिसिन भी नहीं मिले तब तक इंट्रावीनस इम्यूनोग्लोबुलिन्स का भी काफी रोल है, और तो काफी महंगी है। लेकिन जो अफोर्डेबल लोग हैं उसमें इसको दे के कुछ पेशेंट्स की जान बचाई जा सकती है। अर्ली ट्रीटमेंट अगेन, इवन दिस फंगल इन्फेक्शन अगर पूरे ब्रेन में पहुंच जाए तो सर्जिकल हो जाता है, आई पे ब्लाइंडनेस हो जाती है, लंग्स में बहुत ज्यादा फैल जाए, कोविड लंग निमोनिया ऑलरेडी हो रखा है, उसमें फंगल इन्फेक्शन भी हो जाए, इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट ट्रीटमेंट इन अर्ली। तो अर्ली स्टेज मतलब शुरू के दौर में ही अगर पहचाने लक्षण, किसको कोविड निमोनिया चल रहा था, उसके साथ साथ अब उसको एक्सट्रीम वीकनेस आ गई है, या चेहरे पे सूजन आ गया है, या फीवर अनकंट्रोल्ड हो गया है, 102-103 बुखार आ गया है, और ड्राइनेस ऑफ माउथ है, तो इस तरह के लक्षण अगर आ रहे हैं, तो शुरुआती दौर में अगर आईसीयू पेशेंट एडमिट है, उसका फंगल कल्चर अगर भिजवा दें, स्वैब कल्चर, तो दैट विल आल्सो बी हेल्पफुल, क्योंकि फंगल कल्चर को रिपोर्ट आने में कम से कम 3 दिन लग जाते हैं। तो इनिशियल फेज में ही हम लोग जब हम लोग ब्लड कल्चर भेजते हैं, तो ब्लड कल्चर में फंगल कल्चर भी भेजें, ब्लड के साथ साथ जो स्वैब हो अंदर से स्वैब पीछे थ्रोट के पीछे से, वहां का अगर हम फंगल कल्चर के लिए भी अगर हम
शुरुआती दौर में भेज देगा, पेशेंट आईसीयू में भर्ती हो, जो कि नॉर्मली नहीं करते हैं। हाँ। तो इससे बड़ा फायदा होगा अर्ली डायग्नोसिस। और ये बार बार हम कह रहे हैं कोरोना काल में कि अगर शुरुआत में ही बीमारी डायग्नोज हो जाए तो ट्रीटमेंट आसान हो जाता है और जो डेथ रेट है कम से कम उसे कम किया जा सकता है, रोका जा सकता है। इस बीच डॉक्टर कौशलकांत मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीनियर कंसल्टेंट हैं। डॉक्टर कौशलकांत, अभी आपके जुड़ने से पहले बात हो रही थी, अब डॉक्टर्स जो सीनियर डॉक्टर्स हैं वो ये भी सलाह दे रहे हैं कि सस्ता सैनिटाइजर यूज ना कीजिए जिसकी क्वालिटी डाउन है, या मास्क लगाने को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं कि कई बार मास्क बहुत दिन तक एक ही यूज होता है, उसमें भी फंगस हो सकता है, सैनिटाइजर की वजह से फंगस हो सकता है, इम्यूनिटी डाउन होने की वजह से फंगस हो सकता है, गंभीर बीमारी से अगर पीड़ित हैं तो इम्यूनिटी ऑटोमेटिकली डाउन हो जाएगी, वहां आपको ब्लैक फंगस का खतरा ज्यादा रहेगा। इस बीच ब्लैक, व्हाइट, येलो, ये 3 तरह का फंगस अभी तक सामने आया है। लोग बड़े कंफ्यूज हैं और बड़े परेशान भी हैं। क्या सलाह उन दर्शकों को आप देंगे, उन मरीजों को आप देंगे जो इस तरह की स्थिति से जूझ रहे हैं? देखिए, जो आप बता रहे हैं सैनिटाइजेशन या दूसरी चीजें जो छोटी मोटी हैं, इस पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है, मुझे लगता है। इसको, ये सब बहुत सेकेंडरी इफेक्ट है। मेन चीज जो अभी तक डिस्कस हुई है, जिसमें कि अगर किसी पेशेंट का ब्लड शुगर लेवल 200 से ज्यादा है, HbA1c एक चीज होती है जो 3 महीने का शुगर लेवल मॉनिटर करती है, अगर वो 8 से ज्यादा है, ऑक्सीजन थेरेपी किसी को 7 दिन से ज्यादा चली है, स्टेरॉइड की थेरेपी अगर 7 दिन से ज्यादा चली है, और अगर उसको टेक्लीजुमैब एक इंजेक्शन यूज किया गया था कोरोना के लिए, अगर वो यूज हुआ है, या आईसीयू स्टे 7 दिन से ज्यादा है, ये चीजें अगर हैं, इसके अलावा जैसा कि पहले भी बताया गया कि पेशेंट मोर देन 85 to 90% वो है जिनमें डायबिटीज है, डायबिटिक्स, इम्यूनोसप्रेशन पे जो है, या पोस्ट ट्रांसप्लांट पेशेंट है जिनको की इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी दी जाती है, केवल इस कैटेगरी के मरीजों को घबराना चाहिए। ये तीनों कैटेगरी के फंगस पे जाल लागू होता है, जो ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस या येलो फंगस की बात हो रही है। और एक चीज बड़ा क्लियर कर दूं, इस कोरोना के टाइम में रिकवरी के समय ब्लैक फंगस ज्यादा मिल रहा है, व्हाइट फंगस और येलो फंगस तो रेयर है। तो उसको बारे में जो कि टीवी पे ये दिखाया गया है, लोगों को समझ में आए, लोग अवेयर हों, लेकिन येलो फंगस और व्हाइट फंगस बहुत रेयर वैरायटी है, और येलो फंगस तो ह्यूमन में मिलता भी नहीं था, और अभी उसकी और साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन बाकी है। व्हाइट फंगस जो होता है नॉर्मली पाया जाता था, लेकिन वो भी इस कैटेगरी के मरीजों में बहुत कम है। तो घबराने की बात केवल ब्लैक फंगस से है, और वो भी उसका रीजन ये है कि लेट डायग्नोसिस हो रही है और इस समय दवाएं थोड़ी शॉर्ट है। तो अर्ली डायग्नोसिस अगर होगी तो उनकी प्रोग्नोसिस 99% सक्सेसफुल होगी। तो डरने की बजाय अगर आपको कुछ सिम्टम्स हैं, जैसे नेजल ब्लॉक है, ब्लड टिंच डिस्चार्ज है, हेडेक है, आई के पीछे दर्द हो रहा है, चेहरे पे स्वेलिंग आ रही है, नमनेस है, पेन है, दांत में दर्द आ रहा है बिना किसी रीजन के, स्वेलिंग है, डबल विजन दिख रहा है, हाफ ऑफ द फेस और हेडेक हो रहा है, ये जो सिम्टम्स हैं, इन सिम्टम्स को किसी में भी कुछ होता है तो वो अपने ट्रीटिंग फिजिशियन के पास जल्दी से जल्दी जाएं। जितने भी हमारे साथ डॉक्टर्स जुड़े हुए हैं सब यही कह रहे हैं कि शुरुआत में जैसे ही लक्षण दिखें वैसे ही डॉक्टर से सलाह लें, और शुरुआत में ही बीमारी का अगर पता चल जाए तो ट्रीटमेंट आसान रहता है। हम बार बार दर्शकों से भी यही कह रहे हैं, इस बात का ख्याल रखिएगा। लेकिन पोस्ट रिकवरी क्या कुछ ख्याल रखना चाहिए, इसको लेकर भी बात करनी जरूरी है। आप सभी हमारे साथ रहिएगा। पहले हेडलाइंस। कोरोना की दूसरी लहर में राहत वाली बात तो यह है कि 2 लाख से कम केसेस सामने आए हैं, लेकिन मौत का आंकड़ा अभी भी फिक्र पैदा कर रहा है। इस बीच ब्लैक फंगस यहां परेशानी बढ़ा रहा है, और ब्लैक फंगस को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का बयान सामने आया है। केजरीवाल का कहना है कि दिल्ली के पास ब्लैक फंगस की दवा नहीं है, साथ ही साथ देश में वैक्सीन का उत्पादन बढ़ाने की जरूरत को भी उन्होंने कहा। फंगस के लिए हमने तो अपने सेंटर्स बना दिए हैं। अभी आते टाइम भी मैं रिपोर्ट ले रहा था, LNJP के अंदर, GTB के, राजीव गांधी के अंदर हम अपने सेंटर्स बना दिए हैं, लेकिन दवाई नहीं है। जैसे कल भी हमारे पास दवाई नहीं आई, तो बिना दवाई के उनका इलाज कैसे करें? वो जो इंजेक्शन है, एक दिन में 4-4, 5-5 इंजेक्शन लगते हैं,
तो वो जब तक इंजेक्शन नहीं मिलेंगे तब तक हम उनका इलाज कैसे करें। तो इसको लेकर कोई बातचीत चल रही है केंद्र की? वो केंद्र सरकार देती रहती है, उनके पास भी जितनी है, क्योंकि अचानक ये वो आ गई है और बीमारी आ गई है और इसकी दवाई की मार्केट में काफी ज्यादा कमी है। तो केंद्र सरकार के पास जितनी दवा है वो सारे स्टेट्स में बांट रही है। दवाई की बहुत ज्यादा कमी है, उसकी भी प्रोडक्शन को बढ़ाना। आप अंदाजा लगा लीजिए, मेरे ख्याल से 4 से 5 इंजेक्शन डेली जरूरत पड़ती है एक मरीज को। तो 500 के करीब मरीज हैं और 4 इंजेक्शन 2000 इंजेक्शन डेली चाहिए, लेकिन हमारे पास 400-500 इंजेक्शन। कोरोना की दूसरी लहर में जो वैक्सीन को बहुत ज्यादा अहमियत दी जा रही है, पिछले दिनों वैक्सीन खत्म होने की खबर आई और अब ब्लैक फंगस का इंजेक्शन दिल्ली में नहीं है। ब्लैक फंगस को लेकर सियासत सिर्फ दिल्ली में नहीं हो रही, भोपाल से भी ऐसे ही तीर दागे जा रहे हैं। एमपी के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कहा है कि ब्लैक फंगस को रोकने के सारे इंतजाम किए जा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस सिर्फ सियासत कर रही है। म्यूकोरमाइकोसिस ब्लैक फंगस एक बड़ा रोग है। हमारी सरकार उसका पूरा इलाज का इंतजाम कर रही है और केवल इलाज ही नहीं, इसके प्रोटेक्शन के लिए भी हम काम कर रहे हैं, अर्ली डिटेक्शन के लिए भी काम कर रहे हैं और हम ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि हमारे नागरिकों को इसका उचित इलाज मिल सके। बहुत सारे पंजाब में ऐसे लोग जो पढ़े, लेकिन अब पंजाब में भी केस ब्लैक फंगस के कोई 100 के करीब हैं जो एस्टेब्लिश हुए हैं, लेकिन हम उनके बारे में ज़्यादा हमारे एक्सपर्ट की जो मीटिंग कल हुई है और जो उसकी मेडिसिन है उसकी भी प्रॉब्लम है, वो प्रॉपर क्वांटिटी में नहीं मिल रही और जो मिल रही है तो बहुत मुश्किल से मिलती है और उनको बोला है कि आप इसके अच्छी वो करें। वो बोलते हैं 1 मई तक इसका कोई ना कोई हम हल निकालेंगे और कोई सब्सिडी जो मेडिसिन है उसको लॉन्च करेंगे। दवा की कमी, इंजेक्शंस की कमी, हॉस्पिटल में बेड की कमी, इन सभी समस्याओं को हमने पिछले दिनों देखा है। हालात सुधर रहे हैं धीरे धीरे, लेकिन अब ब्लैक फंगस के इंजेक्शन को लेकर भी सियासत हो रही है। हमारे साथ डॉक्टर्स का पैनल बना हुआ है। डॉक्टर मनोज, कोविड काल में कोविड टेस्ट भी तेजी से हुए हैं और उसमें कोविड पॉजिटिव आ जाए तो ट्रीटमेंट भी शुरू हुआ है। अब हिंदुस्तान में एक खास तरह का नेचर है, लोगों का ह्यूमन नेचर है कि लापरवाही अपनी सेहत को लेकर होती है। जो टेस्ट आज से पहले कभी नहीं कराए गए थे, वो अब रिकवरी के बाद लोग तेजी से टेस्ट करा रहे हैं। ब्लड टेस्ट कराकर वो देख रहे हैं कि शरीर में जो जितनी मात्रा में होना चाहिए वो है या नहीं। ऐसे में कोविड रिकवरी के बाद किन किन बातों का ख्याल रखें, क्या कुछ टेस्ट कराने जरूरी हैं? क्योंकि हमने रिकवरी के बाद इस सेकेंड वेव में बहुत से केसेस ऐसे देखे हैं, चाहे वो ब्लैक फंगस हो या फिर कार्डियक अरेस्ट हो। जी, सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि अब कोविड का जो इतना बड़ा सेकेंड वेव आया, उसके बाद एक पोस्ट कोविड मैनेजमेंट का एक प्रोग्राम बनाना होगा, पोस्ट कोविड क्लिनिक्स बनाने होंगे और कुछ मार्कर्स होते हैं जिनको पोस्ट कोविड रिपीट करना होता है, बट वेलनेस प्रोफाइल पूरे बॉडी का टेस्ट कराना मुझे नहीं लगता है कि इमीडिएटली पोस्ट कोविड कराना चाहिए। उसके लिए कम से कम आपको 6 से 8 हफ्ते वेट करना चाहिए, फिर आपको अपने तमाम टेस्ट कराने चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है कि पोस्ट कोविड जो है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है कि आपकी जो ब्रीदिंग कैपेसिटी है उसको बढ़ाने के लिए आपको कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करने चाहिए, जैसे कि बैलून फूकना, स्पायरोमेट्री, जिससे आपकी लंग्स की वाइटल कैपेसिटी बढ़े। जहां तक ब्लैक फंगस की बात हो रही है तो ब्लैक फंगस में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है अर्ली रिकॉग्निशन होनी चाहिए। इसमें एक शॉर्ट फॉर्म है, उसको ट्रीट बोलते हैं, टारगेट रिकॉग्निशन अर्ली एंड एग्रेसिव ट्रीटमेंट। क्योंकि अगर समय रहते, देखिए जो राइनो ऑर्बिटल सेरेब्रल म्यूकोरमाइकोसिस होता है, अगर वो नाक तक सीमित है तो साइनसेस तक सीमित है तो डिब्राइडमेंट सर्जरी करके और उस पे एंटी फंगल टाइम देके उसको बचाया जा सकता है। बट यही अगर एक्सटेंड करके ये ब्रेन में चला जाता है तो मॉर्टिलिटी ऑलमोस्ट समझिए कि 90% हो जाती है। तो ये बहुत जरूरी है कि आप वार्निंग सिम्टम्स, क्योंकि देखिए ये जो फंगस है ये एंजियो इन्वेजिव का मतलब होता है कि ये खून की नलियों पे असर करता है, बहुत ही इन्वेजिव फंगस है, उसको डिस्ट्रॉय करके वहां पे एक नेक्रोसिस करता है। और जो बेसिकली जो ब्लैक फंगस है वो मिसनोमर है, क्योंकि ये नेक्रोटिक मटेरियल काले रंग का जो डिस्चार्ज नाक से आता है उसकी वजह से हम इसको ब्लैक फंगस कहते हैं। ये जो अर्ली सिम्टम हमारे दोनों मित्रों ने भी बताया आपको कि आंखों पे लाली होना, आंख का बाहर आना, डबल विजन, ब्लाइंडनेस, फेस पे कलर चेंज होना, ये सारी चीजें, नाक से डिस्चार्ज होना, ये अर्ली सिम्टम्स है। इसको रिकॉग्नाइज करिए और तुरंत एक ENT, क्योंकि देखिए ये मल्टी डिसिप्लिनरी चीज है, जिसमें ENT वाले का भी काम है, आई के भी काम है, इंटरनल मेडिसिन का काम है,
साथ में न्यूरो सर्जन्स का भी काम है। तो ये एक मल्टी डिसिप्लिनरी टीम के पास जाके अपने आप को इलाज और इसीलिए सेकेंड वेव इतनी ज्यादा खतरनाक इस बार कही जा रही है, क्योंकि पहले बार में नेगेटिव होने के बाद कम से कम पेशेंट रिलैक्स हो जाता था, उसके परिवार वाले रिलैक्स हो जाते थे, जो इस बार नहीं हो रहे हैं। डॉक्टर विवेक गुप्ता, कोविड काल में पेशेंट में किस तरीके से ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है जो कि हार्ट अटैक का कारण बनता है, और इसके लिए क्या करना चाहिए जिससे ना हो? हाँ, देखिए ऐसा है कि ये जो पोस्ट कोविड सिंड्रोम है, मैंने काफी पेशेंट्स फॉलो किए हुए हैं जो कि पोस्ट कोविड सिंड्रोम के हैं। इसमें क्या होता है कि मैं फिर एक डॉक्टर मनोज ने काफी अच्छा बताया, लेकिन एक बात 2-3 बातें और बताऊंगा कि कई बार पेशेंट्स को नॉन स्पेसिफिक चेस्ट पेन भी होता रहा है। और वो हम लोग एचएस ट्रोपोनिन कराते हैं, ईसीजी कराते हैं, सब नॉर्मल निकलता है, टाइटनेस ऑफ द चेस्ट। और दूसरी बात है कि हल्की हल्की सांस फूलना, दिस इज बिकॉज कि ब्रोंक्यूल्स जो ओवर रिएक्ट करती हैं, हल्का फुल्का निमोनिया तो सबको हुआ है, जैसे 7/25 HRCT स्कोर है, उसको सीरियस निमोनिया नहीं हुआ, उसको ऑक्सीजन जरूरत नहीं पड़ी। हाइपर रिएक्टिव ब्रोंक्यूल्स की वजह से उसको एस्थमा का एक प्रेसिपिटेट कर जाता है, हल्की हल्की सांस गहरी लेनी पड़ती है, सांस फूलती है। तो ऐसे में हम लोग इनहेलर्स देके उनको ठीक करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ऐसे पेशेंट को जिनको हल्का फुल्का चेस्ट पेन होता रहता है, टाइटनेस होती रहती है, उनको बहुत ज्यादा साइकोलॉजिकली ठीक करना पड़ता है कि आपको हार्ट की प्रॉब्लम नहीं है, डोंट वरी। आपकी क्लॉटिंग की बात आई, मैंने एक चीज और भी देखी है, शायद हमारे बाकी दोनों मित्र भी शायद करेंगे नहीं। डी डायमर टेस्ट है, कई बार नॉर्मल आ गया, उसके बाद रिपीट कराया आफ्टर 1 वीक, उसने देखा फिर से बढ़ा हुआ आया। दिस इज नॉट, या तो पहली रिपोर्ट गलत थी या कुछ और हुआ। तो पोस्ट वायरल सिंड्रोम में मैंने ये देखा है कि क्लॉटिंग की टेंडेंसी बनी रहती है, इसलिए मैं कम से कम ब्लड थिनर, एंटी प्लेटलेट सबको 1 या 2 महीने के लिए देना जरूरी है। अब ऐसे केसेस में जिनको 50% या 60% किसी को कोरोनरी ब्लॉकेज है, जो एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स है, जिसको एंजाइना भी नहीं होता, दिल का दौरा भी नहीं होता, ईसीजी भी नॉर्मल रहेगा, टीएमटी भी नॉर्मल रहेगा, इको भी नॉर्मल रहेगा, ऐसे केसेस में कई बार प्लाक रप्चर की वजह से बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग थ्रोम्बोजेनिसिटी पेशेंट को हार्ट अटैक हो सकता है। और ऐसे कई केसेस देखे गए, आपके एक एंकर भी मित्र थे, उनको भी ऐसे ही हुआ। तो कहने का मतलब है कि एंटी कोगुलेंट जो देते हैं वो तो सीवियर न्यूमोनियम देते हैं, जिसमें ओरल एंटी कोगुलेंट भी होते हैं और कुछ इंजेक्शन भी होते हैं हेपेरिन के। लेकिन जो माइल्ड निमोनिया है और पेशेंट रिकवर कर गए हैं, उनको एंटी प्लेटलेट रेगुलरली अगर हम देते रहें तो इस तरह की जो संभावनाएं हार्ट अटैक की है या वीनस क्लॉटिंग की है वो खत्म हो जाएंगी। पेशेंट को फुल डाइट लेनी चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि पेशेंट जो रिकवर हो गए हैं, दे शुड स्टार्ट फुल डाइट। कई बार लोग डरते हैं कि क्या ना खाएं, इस खाने से ना हो जाए। हम तो कहते हैं आप ना खाने से ज्यादा होगा, दही का सेवन ज्यादा करें, दूध का भी लें, हाई कैलोरी डाइट लें, पानी एक्स्ट्रा लें, कोल्ड ड्रिंक लें। कोल्ड ड्रिंक तो ज्यादा मतलब वो नहीं, मतलब लिक्विड एक्स्ट्रा लें, जैसे भी लें, और नॉर्मल महसूस करें, और साथ में इम्यूनिटी बूस्टर विटामिन भी ले। ये सब करेंगे तो पोस्ट कोविड सिंड्रोम और खासकर क्लॉटिंग होने की संभावनाएं कम होंगी। मैं कई पर्चे देखता हूं जिसमें कि एंटी प्लेटलेट का प्रिस्क्रिप्शन नहीं होता आफ्टर डिस्चार्ज। ऐसे में ये बहुत जरूरी है कि सबको, अनलेस देयर इज कॉन्ट्राइंडिकेशन टू दैट मेडिसिन, किसी ब्लीडिंग हुई हो, पेट में अल्सर रहा हो, पेट में खून आया हो, खून की उल्टी हुई है, तो उनको नहीं दे सकते, या पुराना ब्रेन हेमरेज है। लेकिन अदरवाइज सब पेशेंट्स को देना चाहिए, चाहे यंग हो, चाहे एडल्ट हो, चाहे डेफली। हेल्दी खाना पीना और एक्सरसाइज किसी भी बीमारी से निकाल सकती है, बचा सकती है। और आपने साइकोलॉजी का जिक्र किया, और आपने ये भी कहा, एक पेशेंट का फोन आया था 23 साल के, और वो कह रहे हैं कहीं मेरी मृत्यु तो नहीं हो जाएगी। ऐसी बीमारी में मनोदशा भी कई बार बिगड़ जाती है, या कहिए कि हम डीमोरलाइज हो जाते हैं। ऐसे में परिवार के साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त बिताइए, अच्छे बुक्स पढ़िए, या फिर अच्छा वक्त बिताइए, अच्छे वक्त को याद कीजिए, ताकि इस बेकार स्थिति से, इस मुश्किल हालात से निकला जा सके, और मॉरल कम से कम अप रहे इस मुश्किल हालात से निकलने के लिए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर विवेक गुप्ता, डॉक्टर मनोज कुमार, डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा, हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे दर्शकों तक ये खास जानकारी पहुंचाने के लिए। तो अगर आप भी इस मुश्किल वक्त में, इस टफ टाइम को बहुत मुश्किल से गुजार रहे हैं, तो कुछ बातों का ख्याल रखिएगा। पॉजिटिविटी मन में होनी चाहिए परिवार के लिए। अब जब वक्त मिला है लॉकडाउन में या फिर कोविड काल में किसी भी वजह से, तो इस वक्त का अच्छे से इस्तेमाल कीजिए, परिवार के साथ वक्त बिताइए, क्योंकि कोविड गुजर जाएगा, हम लोग जीतेंगे जरूर। ब्लैक फंगस का खतरा अभी जरूर है, लेकिन आपकी कुछ एहतियात से, आपकी कुछ सावधानी से इन सभी बीमारियों से बचा जा सकता है। और जैसे कि डॉक्टर लगातार कह रहे हैं, अगर शुरुआत में ही बीमारी डायग्नोज हो जाए तो फिर ट्रीटमेंट आसान रहता है। एक छोटे से ब्रेक का वक्त यहां पर हो गया है, लौटेंगे।